हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैडम जी बिहार बोर्ड वाली पर। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो देर किस बात की, अपनी नोटबुक और पेन निकालिए और चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा भौतिकी का पार्ट 1 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नई बात लाए हैं। हमारा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है बिहार बोर्ड क्वीन से, जिसपे आपको डेली शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवाया जाता है। आप जाइए, फॉलो कीजिए और शॉर्ट नोट्स का लाभ लीजिए। प्रतिबिंब के मुख्य प्रकार, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किरणों के वास्तविक मिलन से बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यह हमेशा उल्टा होता है, जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, किरणों के मिलने का आभास होता है। इसे प्रति पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। यह हमेशा सीधा होता है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है समतल दर्पण की विशेषताएं। प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, वस्तु के बराबर आकार का होता है, पार्श्विक परिवर्तन भी होता है, दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। आप लोगों के लिए मैंने एक बेहतरीन डायग्राम भी अटैच किया है, जिसे आप नोट करेंगे। पानी में सिक्का ऊपर क्यों उठा दिखाई देता है? तो बच्चों, पानी में सिक्का प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। इससे हमारी आंखों को सिक्का अपनी असली गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक डायग्राम भी अटैच किया हुआ है समझने के लिए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है अपवर्तनांक का क्या अर्थ है, यानी क्या अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक कितना होता है। आइए पहले हम वो आपको बता देते हैं। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में अवश्य आता है। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये जरूर याद कर ले कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। ना कि हम ऐसा बोलेंगे 1.33, ये गलत हो जाएगा। बोलने की भाषा में 1.33। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, पहले हम ये जानेंगे। किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना आवर्धन कहलाता है। आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। स्मॉल एम से हम आवर्धन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में मानिए तो हमारा आवर्धन का सूत्र हो जाएगा एम बराबर एच डैश बटा एच, जहां पर एच डैश को हम प्रतिबिंब कहते हैं और एच को हम वस्तु कहते हैं। दर्पण के लिए आवर्धन का मान होता है ऋणात्मक -v/u। लेंस के लिए आवर्धन का मान होता है v/u। और आपको लिए एक छोटा सा डायग्राम भी। अब हम जानते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसमें कैसे पता चलता है कि हमें ये दृष्टि दोष है। चलिए आज हम आपको विस्तार में समझाते हैं। तो दृष्टि दोष तीन प्रकार की होती है। निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में हाइपरपेमेट्रिया कहते हैं। जरा दृष्टि दोष, जिसको हम इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब हमें पास की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है और प्रतिबिंब जब रेटिना से पहले बन जाता है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण
अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। मतलब इसका इलाज अवतल लेंस के द्वारा किया। जब हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो हमारे चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है, जिससे हमें साफ साफ दिखाई देता है दूर की वस्तु। हमारा सेकंड है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इसे इसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है और रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। आपको जब चश्मा मिलेगा, जब आपको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो आपको चश्मे में उत्तल लेंस लगा रहता है। जरा दृष्टि दोष, प्रेसवायोपिया। उम्र बढ़ने से नेत्र की समांजन क्षमता घटने लगती है, पास की वस्तु देखने में हमें मुश्किल आती है, तब जरा दृष्टि दोष हो जाता है हमारी आंखों में। ये सिर्फ बूढ़े व्यक्तियों में होता है। जब हमारे दादाजी दादी बूढ़े हो जाते हैं तो उनको जरा दृष्टि दोष हो जाता है, क्योंकि उनका उम्र बढ़ गया होता है, उनकी आंखों की रोशनी घट जाती है, तो उन्हें जरा दृष्टि दोष कहेंगे, उनकी आंखों में हो गया है। उसके इलाज के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी किसे कहेंगे? जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगा रहता है जिनके चश्मे में, उसे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। हमारा 8 क्वेश्चन है अबिंदुकता, बेलनाकार लेंस से निवारण। अबिंदुकता का निवारण क्या चीज से होता है? बेलनाकार लेंस से। इसमें क्या होता है? रेटिना पर एक ही फोकल पॉइंट पर प्रतिबिंब बन जाता है। धुंधली और वक्रित दृष्टि से होता है। इसमें सिर दर्द भी होता है, इसको हम अबिंदुकता कहते हैं। इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है आपके चश्मे में, जिससे आपका आँख ठीक से देख पाते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना इंद्रधनुष कहलाता है। वर्षों के बाद वायुमंडल में मौजूद पानी को बूंद द्वारा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। 7 रंगों को आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जो आपको समझने के लिए आसान रहेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो आपको शॉर्ट में हम समझा देते हैं, जो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ये आपके लिए 4 नंबर का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको 4 नंबर के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 नंबर आपके जेबी में रखा हुआ है। निकट दृष्टि दोष का हमने आपको पढ़ाया था, किस लेंस से निवारण किया जाता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सेशन को यहाँ तक बने रहे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यहीं पर समाप्त होता है। आज हमारा ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का लास्ट था। अब हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। हमारा नया टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री से, तो आइएगा और केमिस्ट्री में जरूर से जरूर अपने चैनल के साथ हम अपना योगदान दीजिएगा और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइएगा। आपको यह क्लास अच्छी लगी हो और सारे पॉइंट्स समझ में आए हों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाली सारी चैप्टर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में नोट्स ज़रूर लिखेंगे, जिससे आपको नोट्स उपलब्ध करवाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।